अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने ही जा रहा था कि मैसेज आया। आपके सामने रखता हूँ मैसेज। मैंने तारिक फतेह भाई को मैसेज किया था कि आपकी तबीयत के हवाले से काफ़ी फ़िक्र है, कुछ हमें अपडेट करें और कैसी है आपकी तबीयत। और मुझे काफ़ी लोग भी पूछते हैं, तो प्लीज़ ज़रा अपडेट कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो उनका अभी छोटा सा जवाब आया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाथी अभी ज़िंदा है। तो तारिक भाई इज़ ए वेरी ब्रेव मैन, बहुत बहादुर हैं। देखें, मेरा छोटा सा ऑपरेशन है, यकीन माने बहुत स्ट्रेस होती है। कभी कराया नहीं है ना भाई, ठीक है ना, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी छोटे से ऑपरेशन की। छोटा सा एक ऑपरेशन मेरा आज तक हुआ है, वो ये था कि बेल्जियम में मेरी दुकान थी, तो उस पे एक बार क्या हुआ कि मैं ऊपर बैठा था, मेरा घर भी ऊपर ही था, अंदर ही सीढ़ियाँ थीं, ऊपर बैठा था, मुझे शोर की आवाज़ आई, नीचे आया तो मेरा छोटा भाई और मेरा स्टाफ एक आदमी से लड़ रहे थे। वो आदमी एग्रेसिव हो रहा था। तो मैंने पूछा हुआ क्या, तो बोला वो चोरी करके जा रहा था, वो मोरक्कन था, मुसलमान। सामान चोरी करके यहाँ से जा रहा था, तो हमने पकड़ लिया, तो लड़ रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि चलना भाई, हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करते, तू जा। तो उसने मेरे को धक्का दिया, तो मैंने इसको मुक्का मारा। ये ज़िंदगी में ओनली वायोलेंस जो मैंने किया है ना, वो ये था। तो मुक्का मारा ना, तो मुझे बहुत दर्द हुआ हाथ में। खैर, उसको धक्के मार कर स्टाफ ने निकाल दिया, चला गया वो। तो मेरा ये ऐसा मुक्का मारा था ना, तो ये वाली हड्डी है ना, ये क्रैक हो गई। नज़र ही आ रहा था, उधर चमड़ी के ऊपर ही टुकड़ा आ गया था। मैं भाग के हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ये तो इसको जोड़ना पड़ेगा और इसमें आयरन रोड डालनी पड़ेगी, तो तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा। मैं एडमिट हो गया, उन्होंने काट पीट के अंदर आयरन रोड डाली, और मतलब मैं बहुत ही दर्द हुआ मुझे भाई, ठीक है ना। और फिर 1 साल बाद मुझे वापस कटवा के, एडमिट होकर कटवा के वो आयरन रोड निकालनी पड़ी। तो ये ओनली मेरी ज़िंदगी में कोई मेडिकल मसला हुआ है। तो डर लगता है भाई, सीधी सी बात है। हालांकि छोटा सा है, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जिस किस्म की लाइफ में हम हैं, फैमिली टोटली डिपेंडेंट मेरे ऊपर, घर पूरा, तो लेट जाना अगर कुछ 1-2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, तो किस तरह मामला चलेंगे। फिर एंड ऑफ द मंथ है जब मेरा ऑपरेशन है, वो सारी पेमेंटों का पीरियड, और ये 1000 टेंशन है। तो मुझे भाई, तारिक भाई से मैं जब ये सबक मुझे मिलता है कि यार इनकी केमोथेरेपी हुई है, इनके कैंसर की बीमारियां, इनको क्या क्या कुछ है, लेकिन इनकी हम वीडियोस देखते हैं जो वो हॉस्पिटल से निकालते हैं। सच ए ब्रेव मैन। हैविंग सेड दैट, अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड में कुछ लोगों को सज़ा हुई है जो ग्रूमिंग गैंग हैं, 42 लोग जिनको जेल की सज़ा हुई है, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ और ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल्स। मैंने आपको बताया था ना, ये ग्रूमिंग गैंग लड़कियों को फिर बिजनेस करते हैं, ईस्ट यूरोप तक भेजते हैं सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए। तो ये जो पकड़े गए ना, और जो जिनको सज़ा हुई है ना, कुछ नाम आपके सामने रखता हूँ, शक्लों से ही आप पहचान गए होंगे कि ये पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है। अब्दुल रहमान, नहमान मोहम्मद, मोहम्मद कामर, विकास महमूद, मोहम्मद इमरान अबरार। और जब हम इसको लिखें ना कि ये पाकिस्तानी है या मुसलमान है, तो इस्लामोफोबिया, रेसिज्म, फैशिज्म, पूरा पाकिस्तान चीख उठता है। जब तक साउथ एशियन लिखते थे, एक पाकिस्तानी को एतराज़ नहीं होता था कि चलो यार, इंडियन बदनाम हो रहा है, बंगाली बदनाम हो रहा है, नेपाली हो रहा है, कर हम रहे हैं, बदनाम ये लोग हो रहे हैं, क्योंकि साउथ एशियन में ज़्यादातर लोगों के जहन में इंडिया आ जाता है। अब पाकिस्तानी नाम आ गया है, तो अब इनको मिर्चें लगती हैं। जबकि शर्मीन उबैद चिनॉय
एक पाकिस्तानी डायरेक्टर हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं, उनको स्टार वॉर्स की फिल्म की डायरेक्टरशिप मिली है। तो प्रियंका चोपड़ा ने खुश होकर ये ट्वीट कर दी कि हमें बहुत खुशी हुई कि इतनी बड़ी फिल्म के डायरेक्टरशिप के लिए एक साउथ एशियन को नॉमिनेट किया गया। तो पाकिस्तानी निकल पड़े हैं। वो अदनान सिद्दीकी कहता है कि ये साउथ एशियन क्यों, शी इज़ पाकिस्तानी। तो फिर वो ग्रूमिंग गैंग को भी एक्सेप्ट करो कि वो पाकिस्तानी है। अच्छा अपने लिए जो खराब है वो इंडिया के मत्थे था थोप दो। जबकि यही शर्मीन उबैद है जो ऑनर किलिंग पे, पाकिस्तान में ऑनर किलिंग पे भी डॉक्यूमेंट्री बनाती है। पाकिस्तान के सोशल इविल्स हैं ना, जो इनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है, तो पूरा पाकिस्तान उसको गालियां देता है। उसको यहूदियों का एजेंट कहा जाता है। आज उसको ऑन कर रहे हैं। यार ये कितनी हिपोक्रेट कौम है यार। मैं इसके बारे में आपको बताता जाऊं, आप शर्मिंदा होते जाएं। देखें, ये लेस्टर का गैंग है, ये लेस्टर का गैंग है। और लेस्टर में अगले जो इलेक्शन आ रहे हैं 2 हफ्ते बाद, इसमें जो 7 हिंदू कैंडिडेट थे लेबर पार्टी ने वो भी हटा दिए, मुसलमानों के हवाले पूरा शहर कर दिया है। और शहर तो हमारा ये लंदन भी मुसलमानों के हवाले है। ये आप देखें, लंदन बीच सड़क, मेन रोड है ये, और ट्रैफिक इसके हर वक्त जाम होता है। इसको पूरी रोड को दोनों तरफ से बंद करके दस्तरखान बिछा के अफ्तारियां हो रही हैं। ये सऊदी अरब में अलाउड नहीं है, ये दुबई में अलाउड नहीं है, लंदनिस्तान में खाली अलाउड है। लंदन का ये हाल कर दिया है, लेस्टर का ये हाल कर दिया है, ब्रेडफोर्ड का ये हाल कर दिया है। और हाल इनका ये है कि ये इतने बेवकूफ़ हैं कि पाकिस्तान जो कि 75 साल पहले बनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, उसकी 5000 साल की तारीख बताते हैं। यार आप भारत की तारीख कहो ना उसको, वो इंडिया की हिस्ट्री है, लेकिन फ़ख्र से बताते हैं और शर्म भी नहीं आती। और यकीन माने अच्छा खासा पढ़ा लिखा प्रोफेसर बता रहा होता है, किताबें लिखी हैं, 5000 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इतना हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि ये हमें बताते हैं बाकायदा कि नबी पाक ने पेशिंग गोई कर दी थी, प्रॉफिट मोहम्मद ने पाकिस्तान की। इसी तरह ये इस्लाम 1400 साल पहले आया है, मुसलमान 1400 साल पहले बना है। इससे पहले तो इस्लाम था ही नहीं ना कहीं। तो जरा सुनिए। Moses was not a Jew. Moses was a Muslim. Jesus was not a Jew. He was a Muslim. Abraham couldn't have been Jewish. He definitely couldn't have been Christian. So what was he? He was a Muslim. That's it. Islam is the final revelation. They have the Old Testament. They have the New Testament. Well, the Quran is the final testament. Takbir! Takbir! अब ये कह रहा है कि मोसेस, मूसा, जो कि यहूदियों के पैगंबर हैं, जो इस्लाम से भी तकरीबन 2500 साल पहले, 2000 साल पहले आए थे, वो भी मुसलमान थे। जीसस जो इस्लाम से 600 साल पहले आए थे, वो भी मुसलमान। और आपको भारत में कई मौलवी मिलेंगे जो राम जी को भी मुसलमान बना देते हैं, शिव जी को भी मुसलमान बना देते हैं। अभी किसी ने थ्योरी पेश की थी कि ब्राह्मण का लफ्ज अब्राहम से आया है। यार ये किस किस्म की कौम है, इनके पास नॉलेज, ज्ञान, विस्डम है ही नहीं।
जो आज भी इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट होने के बाद भी जब इस पे बिलीव करते हैं कि नहीं, कुरान ने कह दिया ना तो ज़मीन नहीं घूमती, ये गोरों की थ्योरी है, ये काफिरों की थ्योरी है। और उसी काफिर की बनाए हुए मोबाइल, हथियार, गाड़ियाँ, हवाई जहाज सब इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हमारा एक नगीना है पाकिस्तान का, जो कपिल शर्मा, जॉनी लीवर, इंडिया के सारे कॉमेडियंस को मात दे देता है। वो कह रहा है, ये कंपैरिजन ना दो कि बांग्लादेश इस वजह से आजाद हो गया पाकिस्तान से तो तरक्की कर रहा है, तरक्की नहीं कर रहा। इज्जत, वकार, मकाम पूरी मुस्लिम दुनिया में, एक स्टेटस, एक जगह, आलम इस्लाम की क़यादत, ये सब पाकिस्तान के पास है। अभी भी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद पूरी मुस्लिम दुनिया हमें इज्जत की निगाह से देखती है, दुश्मन हमसे खौफ खाता है। तुम पाकिस्तान की कदर नहीं जानते हो। अल्लाह से डरो उस वक्त से जब तुम्हें इस पाकिस्तान की कदर कराई जाएगी, जब दरवाजे तोड़कर तुम्हारे दुश्मन दाखिल हो रहे होंगे। और कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतरीन हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन दुनिया में इज्जत पाकिस्तानी की है। अबे भिखारी की भी कोई इज्जत होती है? भिखारी की भी कोई इज्जत होती है? इसलिए कि हम इस्लामिक दुनिया की पावर हैं। अबे तुम्हारी पावर क्या है पहले ये तो बता दो। अफगानिस्तान का टूटा फूटा, लुटा फूटा कंट्री की सरकार आपको रोज आंखें दिखा रही है, आप उसको तो सबक सिखा नहीं सक रहे हो। आप किस किस्म की ताकत हो, हमें तो यह समझ नहीं आया आज तक। जंग आपने जीती नहीं आज तक, और आप ताकत हो। जंग जीतने पे याद आया कि ये हमारे बाजवा साहब हैं, इनके इतने मेडल लगे हुए हैं। ये बेचारा करंट जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, इसके बेचारे के इतने बिल्ले नहीं लगे, शायद कबाड़िए से बाजवा ने होलसेल में खरीद लिए थे। जंग शायद बाजवा ने कई जीत ली हैं ख्वाब में, आसिम मुनीर के बेचारे का कोई मेडल ही नहीं लगा हुआ। अजीज दोस्तों, एक और छोटी सी बात करके फिर मैं खबर तक आता हूँ आपके पास, कि एक कंपैरिजन पेश किया गया है कि 1947 से अब तक इंडिया में 32 आर्मी चीफ आए हैं, चीफ ऑफ स्टाफ। पाकिस्तान में 17 आए। इंडिया में हर 3 साल बाद बदलता है, पाकिस्तान में 17 आए खाली। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टेन्योर 3 साल से ऊपर, पाकिस्तान में 8 आर्मी चीफ के टेन्योर 3 साल से ऊपर। भारत 0, सब अपने टाइम पे निकल लिए। एक्सटेंशंस पाकिस्तान में 2 को मिली, भारत 0। मार्शल लॉ पाकिस्तान में 4 आए, भारत 0। प्राइम मिनिस्टर्स जिन्होंने अपने टेन्योर पूरे किए 5 साल के, भारत में 8, पाकिस्तान 0। एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। और आर्मी चीफ 8 हैं जिन्होंने अपने टेन्योर 3 साल से भी ज्यादा किया। पाकिस्तान में 1947 से अब तक 23 प्राइम मिनिस्टर बने, भारत में 14। पाकिस्तान का पहला जनरल इलेक्शन 1970 में हुआ, भारत 1951। यह है बुनियादी डेमोक्रेटिक डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान का हाल बकौल जैद हामिद के पाकिस्तान दुनिया में इज्जत है, सब कुछ है। वहाँ इंसान तो इंसान, ये कराची के चिड़ियाघर का हाल देख लें, इस बेचारे शेर को देख लें आप। शेर का हाल क्या किया इन्होंने, बेचारा मतलब कुत्ते से भी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। ये हाल है कि शेर को खिलाने का जो बजट होता है ना, वो भी खा जाते हैं साले। ये हथनी है हमारी एलिफेंट चिड़ियाघर की, इसको ड्रिप लगा रहे हैं और किस तरह इसको जमीन पर लिटाया हुआ है, और इसको मतलब मरने वाली है बेचारी, बहुत पुरानी है। मैं बचपन से देखता आया हूं इसको। जहाँ जानवरों का यह हाल है, वहाँ इंसानों की आप क्या बात करेंगे। अजीज दोस्तों, इसाक डार ने पेट्रोल की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी है। अब पेट्रोल 282 रुपये लीटर हो गया है। केरोसिन यानी गासलेट 5.78 रुपया भाव बढ़ा दिया है।
अजीज़ दोस्तों, हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि एक मूवमेंट है इंडिपेंडेंस की, खालिस्तान, जो पाकिस्तान में ही बनी है और पाकिस्तान से ही ऑपरेट होती है। अगर खालिस्तान की गवर्नमेंट का कोई हेडक्वार्टर है तो वो हमारा GHQ है, वहीं से वो ऑपरेट हो रहे हैं सारे जितने पूरी दुनिया में। अभी न्यूजीलैंड में एक सिख को पकड़ा है। सिख, मैं इनको मानता नहीं खालिस्तानियों को, क्योंकि सिख बड़ी ज़बरदस्त कौम है भाई, इनको सिख कहना सिखों की बेइज्जती है। तो वो जो इंदिरा गांधी को जिसने कत्ल किया था, उसका बेटा या पता नहीं क्या, वो पकड़ा गया न्यूजीलैंड में 3,500 किलो ड्रग्स के साथ। खालिस्तान मूवमेंट का फाइनेंसर है वो। ड्रग्स, खालिस्तान, कनेक्शन कहाँ जाता है सीधा? जब भी ड्रग्स की बात करेंगे तो कहाँ जाएगा? ISI, कि दुनिया की सबसे बड़े ड्रग्स डीलर पाकिस्तान की ISI है। अजीज दोस्तों, ये इंडिया ने, अभी मोदी जी ने फ़ोन किया था ऋषि सुनक को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, उनसे डिस्कशन हुई है और उसमें इन खालिस्तानी टेररिस्टों के हवाले से भी बातचीत हुई है। अजीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान में बैसाखी के लिए पाकिस्तान के सिख खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं पंजा साहब गुरुद्वारा में। अब आप ये देखें कि हसन अब्दाल में जो पंजा साहब का मुकद्दस गुरुद्वारा है, उसको अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। इन पाकिस्तानी सिखों से, जिसमें ये गोपाल सिंह चावला है जो नारे लगा रहे हैं, मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि अभी एक सिख को मार दिया था रमज़ान में ही, जो सस्ता खाना बेच रहा था। अभी ननकाना साहब में 2 साल पहले सिखों की कूड़ी उठा के ले गए थे, वापस नहीं किए अभी तक, मुसलमान कर लिए। अगर थोड़ी शर्म बची है और वाकई अपने आप को सिख मानते हो तो उस पर तो आवाज़ उठा के दिखाओ, उस पर तो इंसाफ लेके दिखाओ। तो अजीज़ दोस्तों, ये खालिस्तान की उसकी है सूरत हाल। अब मैं आपके सामने ज़रा हमारी जुडिशरी का मामला रखूं कि देखें, हमारी अदालत में है ना, सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस हैं और उन 15 जजेस में बच्चे को पता है कि 8 जजेस हैं ना, वो इमरान खान के साथ हैं और 7 सरकार के साथ हैं। बच्चे को नाम तक पता है, फोटो तक पता है। ये PTI के यूथिये तस्वीरें लगा रहे हैं। ये दुनिया में कहीं देखा है आपने कि ये 8 जज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत कर रहे हैं? तो बच्चे को पता है कि इन 15 जजेस में से 7 हैं ना, वो सरकार के साथ हैं और 8 हैं ना, वो इमरान खान के साथ हैं। अभी सरकार ने, जजेस की पावर्स मिसयूज़ हो रही हैं, इमरान खान को मुसलसल सपोर्ट मिल रही है जुडिशरी से। तो PDM सरकार ने पार्लियामेंट में बिल पेश किया जिसमें जजेस को सुओ मोटो एक्शन लेने के चीज़ों को कंट्रोल किया और कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं जुडिशियल। वो पार्लियामेंट ने भी पास कर दी, सेनेट ने भी पास कर दी। प्रेसिडेंट पता है आपको PTI का, उसने साइन करने से इनकार कर दिया। ऐसे में अदालत कूद पड़ी। अब जजेस ने फैसला करना है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ हैं, जो PTI के अता बंदियाल चीफ जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी बेटी PTI के धरनों में नाचती है, उनकी बीवी PTI के धरनों में देगों पे बैठ के खाने दे रही होती है। पाकिस्तान के फैसले जस्टिस अता उमर बंदियाल के बेडरूम में होते हैं। तो अता उमर बंदियाल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाया इस पार्लियामेंट्री बिल जो कि जुडिशरी रिफॉर्म्स के हवाले से था, उसके लिए एक बेंच बनाया 8 जजेस का। अब आप खुद समझ गए होंगे कि 8 कौन से जजेस होंगे। 8 के 8 वो हैं जो PTI वाले हैं। तो फैसला तो फिर सबको पता है कि क्या आना है, वो बिल रिफ्यूज होना है।
वो बिल सुप्रीम कोर्ट मना कर देगी कि आप इसको पास नहीं कर सकते। आप जुडिशियल रिफॉर्म्स पार्लियामेंट से पास नहीं कर सकते। यानी इस देश में, पाकिस्तान में, आर्मी नंबर 1 पावर, जुडिशरी नंबर 2 पावर, और फिर कहीं पार्लियामेंट, जबकि सुप्रीम हर मुल्क में डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट होती है। तो सरकार ने तो उस बेंच को रिफ्यूज कर दिया है। सरकार ने कहा हम इस बेंच की फैसले को नहीं मानेंगे। तो अजीज दोस्तों, ये केस अब देखें क्या होता है। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभी एक फैसला दिया है कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपया 14 मई के इलेक्शन कराने के लिए रिलीज किए जाएं। अब वो जज स्टेट बैंक को डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं, सरकार को नहीं दे रहा। इससे आप मामला समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस मामला कहां तक पहुंच गए हैं। आर्मी खुद परेशान है कि किस तरह चीजों को कंट्रोल करें। अजीज दोस्तों, इस पे एक भाई ने ये 1.5 मिनट की एक वीडियो बनाई है जो जज ने 21 अरब रुपए रिलीज करने का कहा है स्टेट बैंक को। तो ये भाई फकीरा फ्रॉम स्टेट बैंक बन के जज से बात कर रहा है, सुनिए जरा। अस्सलाम वालेकुम, स्टेट बैंक से फकीर बात कर रहा हूं। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? आपको 21 अरब रुपए दरकार है। ठीक है सर, 72 घंटों में। सर अगर आप दौरानिया थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि हमारे पास मशीन एक ही है और शाम में लाइट नहीं होती, और रोजाना की बुनियाद पर हम सिर्फ 1 अरब रुपए छाप सकते हैं। जी सर। और सर दूसरा सर, हमारी लिमिट है 20 अरब रुपए छापने की। तो अगर 1 अरब रुपए छापने के बजाय हम 1 लाख सफेद शर्टें बनवा लें, उसके ऊपर ऑटोग्राफ, हाँ ऑटोग्राफ ले लेते हैं सर, लाखों में बिकता है सर ऑटोग्राफ। जी, 1 अरब उसमें से निकल आएगा सर, 21 अरब रुपए आपके पूरे हो जाएंगे सर। बस हमारे पास सर रिसोर्सेस की कमी है। आपको कब तक डिलीवरी चाहिए? सर 5 मई को उठा लें आप। हाँ, मई के पहले हफ्ते में आप हमसे 21 अरब रुपए उठा लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ये जो है, अगर आपके पास भी थोड़ा सा वक्त हो, गवर्नर स्टेट बैंक के साथ साथ हम चाहते हैं कि आप भी एक दस्तखत कर दें नोट पर। जी सर। सर अगर आप हुक्म करें तो मैं, यकीन कीजिए, बाबा कौम के साथ नोट पर दूसरी तस्वीर आपकी लगा दें। सर बस पार्लियामेंट की भी यही रिक्वेस्ट है कि अगला बजट भी आपके दस्ते मुबारक से पेश करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। अजीज दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने ये छोटा सा एक आर्टिकल है वो आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह ड्रग्स डीलर होते हैं या वॉरलॉर्ड्स होते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में एक कंट्री में रूल कर रहे होते हैं, पाकिस्तान इस वक्त इस सिचुएशन पे आ गया है। पावर का झगड़ा है और कुछ नहीं है। कोई इमरान खान के साथ है, कोई इमरान खान के खिलाफ है, सब पावर का झगड़ा है। इस वक्त पावर हासिल करने के लिए सारी जंग हो रही है। इसमें ना किसी को पाकिस्तान की परवाह है, ना पाकिस्तान में रहने वाले 23-24 करोड़ लोगों की परवाह है। इंटरेस्ट सिर्फ अपने ग्रुप का पावर कंटिन्यू करना है। इस वक्त 4 खिलाड़ी हैं इस पूरे खेल में, इमरान खान और उसकी तहरीक इंसाफ, पीडीएम गवर्नमेंट और उसके सारे पीडीएम पार्टियां, जुडिशरी और आर्मी। ये 4 खिलाड़ी हैं। जबकि किसी भी देश में सबसे बड़ा खिलाड़ी पब्लिक होती है। यहाँ पाकिस्तान की पब्लिक एग्जिस्ट ही नहीं करती। पाकिस्तान की पब्लिक को ना किसी इन चीज़ों का फ़ायदा है, ना इनसे इसको कोई लेना देना है। पब्लिक मामू बनी हुई है, आटे की लाइनों में, पेट्रोल की लाइनों में, लोड शेडिंग में बैठी है, लूट मार कर रही है, या फिर
इस्लाम के नाम पे इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अजीज दोस्तों, यह है सिचुएशन पाकिस्तान की। आपको मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो में कहा था कि IPL चल रहा है, पाकिस्तानी खिलाड़ी तरसते हैं इंडिया के लिए। ये देखें, अभी वसीम अकरम एक फ़िल्म बना रहा है जिसमें इसकी बीवी हीरोइन है। इसने इंटरव्यू में कहा कि मैं इंडिया को बहुत मिस करता हूँ। मैं तो साल के 6 से 8 महीने इंडिया में ही रहता था रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि IPL की कोचिंग करता था, TV शो करता था, पैसा इंडिया से मिलता था, याशी इंडिया से मिलती थी। 6 से 8 महीने में इंडिया में रहता था। मैं अब इंडिया को बहुत मिस करता हूँ, एक एक चीज़ को मिस करता हूँ। मेरे इतने दोस्त हैं उधर, मैं वहाँ के डोसा को भी मिस करता हूँ। तो ये अकेला वसीम अकरम नहीं है, एक एक पाकिस्तानी खिलाड़ी करंट भी, जो कभी इंडिया गया भी नहीं है, वो भी मिस करता है कि वो देश ही ऐसा है। अंदर खाने इनके नफरत भरी हो, लेकिन भारत इनके लिए बहुत ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।